तो हम इस केस को बेस बना रहे हैं। केस स्टडी का नाम है फ्रिंटा। ठीक है, केस स्टडी को हम एक साथ पूरा नहीं डिस्कस करेंगे, 21 पेजेस, आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे और उससे कनेक्टेड जो रेलेवेंट सवाल आ रहे होंगे वो साइड बाय साइड करते चले जाएंगे। ठीक है, सही। इंट्रोडक्शन में बताया ये जा रहा है कि ये जो कंपनी है ना, ये एक कोटेड कंपनी है। ठीक है, अब हमारे पास एक टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस F2 के अंदर, जो कि ये बताता है कि एक कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत है तो वो कंपनी कहाँ से फाइनेंस लेगी। कभी कभार केस स्टडी में कंपनी अनकोटेड होती है, समटाइम्स कोटेड होती है। तो इसका तो फायदा यही है कि एक लिस्टेड कंपनी है, अगर ये लिस्टेड कंपनी फर्दर फाइनेंसिंग की तरफ जाती है तो इसके पास ऑर्डिनरी शेयर्स का ऑप्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ राइट शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का ऑप्शन होगा और डेट फाइनेंसिंग का ऑप्शन होगा। करेक्ट। सही। और उसमें फिर हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की भी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सिलेबस में। फिर अगर कंपनी डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाती है तो आपको एक रेशो साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी जो कि कहलाती है डेट टू इक्विटी रेशो या गियरिंग रेशो। ठीक है, बिल्कुल। और उस वाले टॉपिक को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको आगे बढ़ते हैं। ये कोटेड कंपनी है जिसका काम क्या है, जो कि मैन्युफैक्चर करती है कंट्रोल्स, यानी कि डिवाइसेस बनाती है। किसके लिए? सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के लिए। एक तो काम इसका ये है, और दूसरा काम ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बनाती है जो कि स्मार्ट होम्स के अंदर इस्तेमाल होती है। अब आजकल स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट ग्रोइंग डिमांड में चल रहा है डे बाय डे, और उसके लिए जो ना नए नए कंट्रोल्स डिवाइसेस ये सारी चीज़ें मार्केट में इन है। तो इसका मतलब बड़ा इनोवेटिव काइंड ऑफ बिजनेस ये आगे चलकर हो सकता है। कंपनी बिल्कुल। बेस कर रही है एक कंट्री में जो कि एक हाइपोथेटिकल कंट्री है, वेस्टलैंड, एक डेवलप कंट्री है, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है और वहाँ पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। तो इनोवेशन यहाँ पर बहुत आराम से जो ना काम कर सकती है। कम जो लोग होंगे उनकी परचेजिंग पावर बहुत अच्छी होगी। ठीक है, कंट्री डेवलप्ड बिल्कुल। कंट्री है तो वहाँ पर नए नए आइडियाज इम्प्लीमेंट करना बहुत एक सक्सेसफुल हो सकता है। और बिल्कुल। इनोवेटिव बिजनेस के लिए आपको R&D पे भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। करेंसी भी ये इमेजिनरी करेंसी है, $। ठीक है। सही अच्छा, है। करेंसी से रिलेटेड हमारे पास एक टॉपिक है IS-21 फॉरेन सब्सिडरी वाला। ये करेंसी बिल्कुल। को डायरेक्टली टारगेट करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना तो आप किसी और टॉपिक में करेंसी नहीं है। सही है। तो सही है। करेंसी रेलेवेंट हो सकता है जब वो आपको उस कॉन्टेक्स्ट में लेके जाए कि जी एक सब्सिडरी है और वो हम्म। किसी और करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, आप किसी और में बनाते हैं। अब आप एज पर IAS ये बताएं कि करेंसी कन्वर्जन का प्रोसेस क्या होता है, वो सारी चीजें भी आ सकती हैं। ये लोग कंपनी लॉ को फॉलो करते हैं अलोंग विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए IFRS को फॉलो करते हैं। आपका रोल क्या है? सही है। आप फाइनेंस मैनेजर हैं और आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, मेनली कोर एक्टिविटीज। और साथ साथ आप रिपोर्ट करते हैं सीनियर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और वो रिपोर्ट करता है फाइनेंस डायरेक्टर को, यानी कि आपसे वो हर मसला पूछ सकता है। ये नहीं कि फाइनेंस मैनेजर है तो सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड चीजें पूछेगा, वो आपसे HR रिलेटेड चीजें भी पूछ सकता है, E2 में P2 में और F2 में जो कुछ है सब पूछ सकता है। तो इस रोल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है। सही। अच्छा, फिर हिस्ट्री और प्रोडक्ट्स यहाँ पे दी हुई है कि कंपनी क्या बनाती है, इसको अभी फिलहाल हम बाईपास करते हैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। और अभी अपनी जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है ना, जो हम आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ जाए तो ये सही आपको है। कंपनी का कंसोलिडेटेड P&L दिया हुआ है। कंसोलिडेटेड P&L देख के हमारे माइंड में ख्याल आया कि कंपनी तो ऑलरेडी ग्रुप स्ट्रक्चर पे चल रही है। सही है। बिल्कुल। इसका मतलब है इसके पास सब्सिडरीज होंगी। बिल्कुल होंगे। अच्छा, अगर सब्सिडरीज हैं तो बैलेंस शीट में NCI भी होना चाहिए। बिल्कुल। NCI कहाँ है बैलेंस शीट में? देयर इज नो NCI। हम्म। इनकम फुली। स्टेटमेंट में भी NCI होना चाहिए, देयर इज नो NCI। इसका मतलब है इसके पास जितनी भी सब्सिडरीज हैं, चाहे एक हो फुल। दो हो, सब 100% एक्वायर्ड हैं। इसका बिल्कुल। मतलब है इसने अभी कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया लेस देन 100% का। यस। अब इसका मतलब है NCI के ऊपर भी सवाल रेलेवेंट बन सकता है।
ओके। ठीक है, कि ये एक ऐसी सब्सिडरी एक्वायर करे जिसमें इसके पास 80% शेयर्स हो, और अब वो कहे कि जी हमने आज तक एनसीआई तो कैलकुलेट नहीं किया, तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? ठीक है। सही है। अच्छा, इस कंपनी की अगर आप इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा सा, वैसे तो हम इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन रेशियोज की फॉर्म में करेंगे, फिलहाल रफली अगर देखें तो इस कंपनी के पास फाइनेंस कॉस्ट है 11 मिलियन की। ठीक है, और सही। नेक्स्ट ईयर भी 11 मिलियन की है। ये इंडिकेट करता है कि लोन अपनी जगह पर सेम वैल्यू पे मौजूद है। बिल्कुल। अगर लोन इंक्रीज होता तो फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती। ठीक है, यस। और यहाँ से एक चीज आप ये असिस्ट करें कि 11 का जो फाइनेंस कॉस्ट है उसके लिए पीबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 201 है, और वहां पर 214 है। तो एक रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का? प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। यस। तो अगर 201 को मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आता है 18.27, बिल्कुल। और नेक्स्ट ईयर आता है वो 19.45। इसका मतलब है कवर इंप्रूव हो रहा है, और ये यस। कवर बहुत अच्छा है। कवर आइडियली 3 4 5 टाइम्स होता है तो बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो इसकी इंप्लीकेशन ये लग रही है कि इस कंपनी के पास पोटेंशियल टू बोरो बहुत अच्छा मौजूद है। इसका जो डेफिनेटली। रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम है। कम है। ठीक है, और रिस्क कम होता है तो रेट ऑफ रिटर्न भी कम होता है। इंटरेस्ट रेट कम होता है। यस। यानी कि इन्वेस्टर अगर आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा तो वो ज्यादा रिटर्न नहीं मांग सकता आपसे, एग्रीड। चाहे वो शेयर होल्डर हो या लेंडर हो। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप इसकी डिविडेंड को चेक करें तो इसने 158.9 यानी कि रफली 159 में 128 का डिविडेंड दिया हुआ है, यस। विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई। कंपनी इतना डिविडेंड नहीं देती नॉर्मली, हाँ, रिटेंशन नहीं है इतना। विच इज 80.5%। यस। अच्छा, अब डिविडेंड देना एक अच्छी बात होती है नॉर्मली, इससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंप्रूव होती है। ठीक है, लेकिन बास केसेस में शेयर होल्डर रिएक्ट भी कर जाते हैं कि जी आप रिटेन नहीं कर रहे, इसका मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, इससे जो सही है। इम्प्लीकेशन हम निकालेंगे ना वो ये निकालेंगे कि अगर कंपनी इतना ज्यादा पे आउट कर रही है, और अगर हमें ये पता लग जाए कि पिछले सालों में भी यही स्ट्रेटेजी है, तो कंपनी के पास रिटेन अर्निंग फिर बहुत कम होगी। ऐसे ही है। बिल्कुल। लेकिन आप देखें रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस 671 है 671 है। और क्लोजिंग बैलेंस 702 मिलियन है। ठीक है, हम्म। तो इसका मतलब है पिछले साल के अंदर रिटेन अर्निंग कंपनी ने ली है 702 मिलियन। ठीक है, यस। और बोरोइंग आपके पास 180 मिलियन है, हम्म। तो रिटेन अर्निंग आपने अच्छी खासी जमा की हुई है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये रिटेन अर्निंग जो ना वो बैंक बैलेंस को सपोर्ट नहीं कर रही। अगर रिटेन अर्निंग हाँ। है आपके पास तो बैंक बैलेंस आपके पास सिर्फ 16.8 मिलियन है, विच इज नॉट दैट यस। मच सफिशिएंट। ठीक है, हाँ। इतना ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है रिटेन अर्निंग कैश की फॉर्म में नहीं है। यस। ठीक है, अच्छा अब इक्विटी पे आ जाए। शेयर कैपिटल पिछले साल के मुकाबले में इस साल देखेंगे तो नो चेंज। नो चेंज। कंपनी ने कोई शेयर कैपिटल में पैसा नहीं लगाया। ठीक है, इसी तरह से अगर रेज नहीं बोरोइंग करा। देखें तो कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले में इस साल कोई बोरोइंग रेज नहीं की। बिल्कुल। अब अगर आपको वो कहता है कि जी कंपनी को एक नया फंड लगाना है, एक प्रोजेक्ट लगाना है, और कंपनी प्लान कर रही है, आप डेट और इक्विटी में कंपेयर करें, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें और रेकमेंड करें कि यहाँ पे सूटेबल क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई पहले मैं अपनी डेट टू इक्विटी चेक कर लेता हूँ कितनी होती है। तो 180 डेट हो गया और 1471 इक्विटी हो गई, तो इसका रेशियो बिल्कुल। बना 12% तकरीबन। ठीक है, यस। और 180 डिवाइडेड बाय 1502 इसका रेशियो बना 11% समथिंग, यानी 12 ही समझ लें आप, टोटल 12 ही है दोनों ऑलमोस्ट। हाँ, तो 12 आपने परसेंट इक्विटी का सर अमाउंट कहाँ से लिया? वन इक्विटी, टू शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग। ओके, 1502। हाँ जी। ओके। अच्छा, सही। F2 में ना पूरा हमारा रेशियोज का टॉपिक कवर हो रहा था, हम टेक्निकली वही उसमें से एक दो चीजें यहाँ पर हम टच कर रहे हैं। सही। लेकिन मेरा जो एजेंडा ना आज डिस्कस करने का वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, इसलिए मैं उसके लिए आपको बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे ले आया रेशियोज के ऊपर। परफेक्ट।
सही और वो इजी टॉपिक भी है बहुत ना, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत रिलेटिवली इजी टॉपिक है। सही। तो इस वक्त डेट है 12% एज कम्पेयर टू इक्विटी, विच इज वेरी नॉमिनल, ठीक है, और आपका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे कभी पूछा जाए कि भाई डेट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मैं कहूंगा आंखें बंद करके भाई डेट ले लो, क्योंकि बिल्कुल फाइनेंशियल रिस्क बहुत कम है और डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। तो अब ऐसे हालात में अगर कोई ये एडवाइस देते ना इक्विटी फाइनेंसिंग लो, तो एग्जामिनर कहेगा यार इसको लॉजिक ही नहीं पता कि डेट फाइनेंस कब सूटेबल होता है, इसने सिचुएशन ही नहीं स्टडी की, इसने कंपनी की बिल्कुल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस ही नहीं किया, और ये वैसे तुक्के मार रहा है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपका। अच्छा जी, सही। उसके बाद सेगमेंटल एनालिसिस दिया हुआ है, तो हमारा एक पूरा टॉपिक है, आगे जाके हम बात करेंगे IFRS 8 सेगमेंटल एनालिसिस, कि वो क्यों किया जाता है, वो दिया हुआ है। फिर एक कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक कॉम्पिटिटर है आपका, उसकी अगर आप चीजें चेक करें तो वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। उस कॉम्पिटिटर का आप डिविडेंड चेक करें, कितना है, 214 आउट ऑफ 264, तो बनता है 81%, हमने यस 82% दिया हुआ था। इससे मुझे एक बात ये समझ में आ रही है भाई, ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री के अंदर चलता ही ज्यादा डिविडेंड है, बिल्कुल। इंडस्ट्री को भी तो फॉलो किया जाता है। एब्सोल्युटली। और अगर इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही है, बाकी कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही है, एक नहीं देगी, तो फिर इन्वेस्टर जरूर रिएक्ट करता है, यस। ठीक है। फिर इसकी बैलेंस शीट में गए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोरोइंग जो है ना, यहाँ पर इसकी बोरोइंग कम हुई है, इसने इक्विटी फाइनेंसिंग उतनी रखी हुई है लेकिन इसने बोरो कम किया है, ठीक है। अब हम कॉम्पिटिटर पे जस्ट थोड़ी सी बात करेंगे कि जी क्यों किया होगा ऐसा वैसा, क्योंकि कंसोलिडेशन का मतलब है बार दफा कॉम्पिटिटर की भी एक्विजिशन हो जाती है, सही है। या तो कॉम्पिटिटर आपको एक्वायर करने की कोशिश करेगा या आप कॉम्पिटिटर को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, सही है। ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिकली हमारे पास इंटेंजिबल एसेट का टॉपिक है, तो देख लेते हैं इंटेंजिबल एसेट भी कितने हैं। इसके पास अच्छे खासे इंटेंजिबल एसेट हैं कंपेयर टू टेंजिबल एसेट, ठीक है, यस। और उसमें स्लाइट रिडक्शन आ रही है। तो इंटेंजिबल एसेट जो कम हो रहे हैं उसकी वजह शायद अमोर्टाइजेशन हो सकती, यस। या इम्पेयरमेंट हो सकती है, दो ही चीजें रिड्यूस पेमेंट। करती है ना, बिल्कुल। ठीक है। अब इंटेंजिबल एसेट में गुडविल भी होती है, यस। और गुडविल की अमोर्टाइजेशन नहीं होती, क्योंकि यस। गुडविल की लाइफ मेजरेबल नहीं होती, लेकिन गुडविल बिल्कुल। इज सब्जेक्ट टू इम्पेयरमेंट, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये इंटेंजिबल एसेट क्यों यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, हाँ। ये फर्दर आपको, पीएनएल के अंदर। जी पीएनएल में भी कोई खास उसने हेडिंग नहीं बनाई हुई इम्पेयरमेंट वगैरह की, तो वो भी हिडन है। तो कोई चीज अगर हिडन है तो वो अनसीन में नहीं दी हुई, तो अनसीन में आ जाएगी एग्जाम वाले दिन, सही है। ठीक है। अच्छा, हम्म। यहाँ पर हमारे पास अगर आप चलें तो और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है। कॉम्पिटिटर के पास जाएं क्योंकि वो भी सेम इंडस्ट्री में है, तो उसके पास इंटेंजिबल एसेट देख लेते हैं कितने हैं। उसके इंटेंजिबल एसेट भी टेंजिबल के मुकाबले में सिग्निफिकेंट है। यस। इसका मतलब ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट की प्रेजेंस मौजूद है, ठीक है। बिल्कुल। अब IS 38 अगर आप रिकॉल करें तो इंटेंजिबल एसेट परचेज भी होते हैं और इंटरनली जनरेटेड भी होते हैं। बिल्कुल। यहाँ बैलेंस शीट में जो आ गया इसका मतलब है तो मेनली वो परचेज हो गया, ठीक है, क्योंकि इंटरनली हाँ। जनरेटेड तो बहुत रेयर केसेस के अंदर नॉर्मली आता है। यप। अब हम चलते हैं अपने एक टॉपिक की तरफ, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की तरफ, सही। ठीक है। बल्कि पहले एक काम कर लेते हैं, हम देखते हैं कि इस अटेम्प्ट के अंदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का कोई सवाल आया है, तो सवाल के अकॉर्डिंगली जो ना जब हम टॉपिक पे चलेंगे ना, तो हमें ज्यादा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिक समझने की। सही। सर ये एक टास्क के लिए टाइम कितना होता है? 45 मिनट्स है और 60 है, तो अच्छा। अच्छा, टोटल पेपर इज 3 आवर्स। 45 मिनट्स का आपको पहला क्वेश्चन दिया और उसमें दो सब टास्क दिए, अगर आगे लिखा हुआ है 60%, तो 45 का 60% निकालें कितना होता है? 45 का 60% हो गया 27 मिनट्स।
27 मिनट्स, बस आप आधा घंटा है आपके पास कि आप इस टास्क के ऊपर काम करें। सही। सही है। अच्छा, अब जब अभी आपको मैंने पूरा केस हमने नहीं पढ़ा, हम ये नहीं जानते कंपनी बेचती क्या है क्या करती है, लेकिन हमने यहाँ से इतना जज कर लिया कि यार इस कंपनी को भी तो आगे पैसों की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल। अभी इसके पास कैश बहुत शॉर्ट है, ठीक है, रिटेन हाँ। अर्निंग के अंदर इसके पास अमाउंट मौजूद है। अगर सवाल बनाना चाहे एग्जामिनर तो कहेगा कि भाई इस कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लगाना है, उसके लिए 200 मिलियन चाहिए, आप एडवाइस करें 200 मिलियन कहाँ से लेकर आए। हाँ। ठीक है, राइट, क्योंकि सही। कंपनी तो ग्रो हो रही होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और टॉपिक भी है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, तो लाजमी उसने कहीं ना कहीं तो सवाल बनाने की लॉजिक करनी है। तो हम बिल्कुल। पहुंचे जनाब यहाँ पर, देखें यहाँ पर देखें, उसने कहा कि फर्स्ट आइडेंटिफाई विथ रीजंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी that are relevant to the funding decision of this investment in its online direct sales channel। यानी वो ये कह रहा है कि आप ये बताएं कि इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो हम करने जा रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेट और इक्विटी क्या होगी जो कि रेलेवेंट है। अब वो डायरेक्ट सही। अगर पूछ ले कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग, तब तो स्टूडेंट बड़ा अच्छा लिख कर आ सकता है, लेकिन वो एक बिल्कुल। सिचुएशन में आपको दे रहा है, तो पहले आप सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, किस चीज पे पैसा लग रहा है, और उसके हिसाब से फिर इक्विटी और डेट की आप आगे बात करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप बिल्कुल। अगला टास्क देखें, वो इंटेंजिबल एसेट का है। हम्म। अब वो कह रहा है ये इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, हम्म। तो इसके अंदर मार्केट रिसर्च 2.1 की, सॉफ्टवेयर 0.8 का, सॉफ्टवेयर, वो कह रहा है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कशन है सबका, रीजंस के साथ, कि किस चीज को आप ओके। एक्सपेंस बनाएंगे, किस चीज को आप एसेट बनाएंगे। जैसे सही। मैंने कहा था कैलकुलेशन नहीं आती, लेकिन कैलकुलेशन देकर कैलकुलेशन की जस्टिफिकेशन पूछ ली जाती है। ओके। ठीक है, तो इसने सही है। हमारे हमारे सिलेबस की बहुत सारी चीजें हमारे लिए लिमिट कर दी। लाइक पूरी कंसोलिडेशन न्यूमेरिकल पे बेस होती है, वो आपको टाइम आपका सेव हो गया। ठीक है, इसी बिल्कुल। तरीके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन खत्म हो गई। इसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ टॉपिक्स हैं, कैलकुलेशन खत्म, रेशो का पूरा टॉपिक कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म, सिर्फ थ्योरी बाकी रह गई है। बिल्कुल। ठीक है, आसानी है काफी ना। हाँ, ये बड़ा बेनिफिट है। आगे बढ़े, बिल्कुल। सही, ये जो शीट आप बना रहे हैं ये आप शेयर करेंगे ना? ये भी मिलेगी वर्कबुक। आपको, बिल्कुल मिल जाएगी। सही। चलें, अब हमारा पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अलॉन्ग विद हम इसके साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी डिस्कस करेंगे, इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग। ये अब आपको आपको तरीका बताऊं क्या करना है आपको। तरीका ये है कि आप ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का टॉपिक नोट से अच्छी तरह से पहले पढ़ेंगे। सही है। आप चाहें तो बुक से पढ़ लें, मैंने आपको ओपन चॉइस दी हुई है, आपकी मर्जी, आपकी टाइम अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, सही है। तो आपने ये पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जो टास्क हम डिस्कस करेंगे ना, उस टास्क को आपको सॉल्व करना है, यानी कि लिखकर आपको उसको अप्लाई करना है, लेकिन पढ़ने के बाद। ठीक है, और ओके। केस को पहले अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया वो तब, ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए केस से रिलेटेड। ठीक है, सही। लेकिन अभी जो हम टास्क कर रहे हैं इसका प्री सीन से इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं है, जितना ओके। बनना था वो मैंने बता दिया आपको, जो आज मैंने प्री सीन सही। डिस्कस किया। ठीक है, सही। अब एक तो पब्लिक इस लिस्टेड, अभी हम, सॉरी टू कट जी यू, बोलें बोलें, ये अभी जो है वो इसको हम सॉल्व नहीं करें, अभी आप खाली इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, बाद में मैंने मैं आपको समझा दूंगा। से रीड सवाल करके और सवाल फिर सवाल मैंने आपको समझा देना है। ठीक है, सही है। फिर मैं आपको दूंगा लिखने के लिए, जब आप अपना आंसर दे देंगे फिर मैं आपसे बात करूंगा उस आंसर के ऊपर, ओके। कि क्या लूप होल आया इसके अंदर, क्या आपने रिक्वायरमेंट को नहीं समझा प्रॉपरली, आपने जो एड्रेस किया उसमें क्या चीज कम है, या हो सकता है आप सही। वाकई बहुत अच्छा एड्रेस कर लें। सही है। लेकिन एक बात देखें, अगर उसने इक्विटी और डेट की कैरेक्टरिस्टिक पूछी थी, हम्म। तो जो स्टूडेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ के बैठा हुआ होगा, यार हम्म। वो कुछ तो नंबर लेगा ना, डेफिनेटली। कोई तो कैरेक्टरिस्टिक पता सही मैच हुई होगी उसकी। ऐसा तो नहीं हो सकता तुक्के मार कर आया होगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है नेगेटिव मार्किंग। ओके।
देखें किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में जब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करते हैं ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग तो है ही नहीं, लॉन्ग बिल्कुल टर्म फाइनेंस ही है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के बारे में बात नहीं हुई। सही है। तो आपके पास तीन ऑप्शंस आते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डेट फाइनेंस। Definitely. उससे पहले एक बात ये डिसाइड होती है कि भाई इंटरनल फाइनेंसिंग करनी है या एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करनी है। ये जो मैंने आपको तीन एग्जाम्पल दिए हैं ये एक्सटर्नल की एग्जाम्पल है। इंटरनल में आती है रिटेन अर्निंग। क्या दुनिया में कोई ऐसी कंपनी है जो हर वक्त रिटेन अर्निंग से अपने आप को फाइनेंस करती है? क्या इतनी रिटेन अर्निंग होती है कंपनीज के पास? तो हम कहेंगे छोटे नहीं यार, बिजनेसमैन तो कर लेते हैं मतलब, बहुत लेकिन मुश्किल है कि कंपनी सारे का सारा फाइनेंसिंग रिटेन अर्निंग से लेती हो, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। बिल्कुल लेकिन यूनिलीवर जैसी कंपनी बहुत कैश रिच कंपनी है, उसको जब नई फाइनेंसिंग करनी होगी तो वो पहली प्रेफरेंस अपनी रिटेन अर्निंग को ही देगी ना, बिल्कुल क्योंकि रिटेन अर्निंग जो है ना फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस है। एब्सोल्युटली तो आप अपनी जान मुसीबत में क्यों डाल रहे हैं जब आपके पास अपना पैसा है तो? लेकिन बिल्कुल ये अपना पैसा कंपाइल करने के लिए आपको प्रॉफिटेबल होना पड़ता है, और उस प्रॉफिट में से आप पे आउट थोड़ा करते हैं, रिटेंशन ज्यादा करते हैं। बिल्कुल लेकिन शेयर होल्डर का एक कंसर्न तो होना चाहिए ना कि यार अगर आप डिविडेंड नहीं दे रहे या आप कम दे रहे हैं तो व्हाई शुड यू आर रिटेनिंग मनी। तो उसको हम कैसे बिल्कुल एड्रेस करते हैं? हम कहते हैं भाई देखें फ्यूचर में वी आर एक्सपेक्टिंग सम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और हम चाहते हम्म हैं कि जब वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आए तो हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे रिलाई ना करें बल्कि अपना ही पैसा यूटिलाइज कर लें। सही है और उससे क्या होगा, अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उससे शेयर प्राइस बढ़ जाएगी। तो एब्सोल्युटली जब शेयर प्राइस बढ़ेगी तो आप डिविडेंड मांग रहे हैं तो हम आपको शेयर प्राइस बढ़ा तो रहे हैं आपके लिए, आपकी तो वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहे हैं ना किसी तरीके से। आपको क्या बिल्कुल एतराज है? सही। ठीक है। अच्छा जी, अब ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डेट फाइनेंसिंग, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डेट में एक चीज तो होती है कि रिटर्न कैसे जाता है, ठीक है, रिटर्न में फर्क है ना। ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है, प्रेफरेंस वालों को भी क्या दिया जाता है? डिविडेंड डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन डेट वाले को इंटरेस्ट पे किया जाता है। अब डिविडेंड और इंटरेस्ट में एक बुनियादी फर्क है। इंटरेस्ट कंपलसरी होता है, गारंटीड होता है, लेकिन डिविडेंड कभी भी कंपलसरी नहीं होता कि मिलेगा ही मिलेगा। डिविडेंड इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल। सही है। अच्छा, प्रेफरेंस के और ऑर्डिनरी के डिविडेंड में क्या होता है फर्क? पहले प्रेफरेंस प्रेफरेंस की करते हैं। परसेंटेज फिक्स होती है, डिफाइंड होती है। ऑर्डिनरी की कोई परसेंटेज नहीं होती। ऑर्डिनरी तो डायरेक्टर की डिस्क्रिप्शन पे डिसाइड होता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है कभी कम भी हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल अगर रिटर्न देने की बात की जाए तो इंटरेस्ट तो गारंटी है, वो तो देना ही देना है। उसके बाद प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया जाता है और सबसे आखिर में ऑर्डिनरी वालों को दिया जाता है। सही है। तो ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, बिल्कुल ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, और ये हो गई लेस रिस्की देन ऑर्डिनरी शेयर्स, लेकिन डेट से ज्यादा रिस्क है इसमें, ठीक है। ये बीच में आ गई, मीडियम रिस्क हो गया हाँ इन दोनों का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिटर्न ऑर्डिनरी पे सबसे ज्यादा मिलता है, प्रेफरेंस पे उस पर कम, और सबसे कम डेट के ऊपर, जब ठीक है। अच्छा, फिर इसके साथ ये होता है कि ऑर्डिनरी शेयर्स कभी भी रिडीमेबल नहीं होते, इरिडीमेबल होते हैं, उसकी कोई मेच्योरिटी नहीं होती। कंपनी जब भी ऑर्डिनरी शेयर इशू करती है तो क्या बताएगी हम कब आपसे वापस खरीदेंगे? नहीं कभी भी नहीं बताती, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल भी होते हैं और इरिडीमेबल भी कन्वर्टेबल होते हैं, इसकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं, कुछ कन्वर्टेबल भी होते हैं, ठीक है। और डेट रिडीमेबल भी हो सकता है और इरिडीमेबल भी हो सकता है, कन्वर्टेबल डेट्स भी होते हैं। सही। कन्वर्टेबल डेट्स क्या होते हैं?
जिसको आप शेयर्स में कन्वर्ट कर लें। कन्वर्टेबल डेट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे सिलेबस में IFRS 9 के अंदर, सही और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कन्वर्टेबल डेट की डिस्कशन भी है। तो सही कन्वर्टेबल डेट के ऊपर सवाल बन सकता है। ओके जैसे अभी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर इक्विटी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी, आपसे हो सकता है कन्वर्टेबल डेट के बारे में सवाल पूछ लें। एक कंपनी वो प्लान करने जा रही है कन्वर्टेबल डेट के बारे में, लेकिन वन ऑफ द डायरेक्टर इज कंफ्यूज्ड कि ये इक्विटी होगा या डेट होगा। सो इज आस्किंग अबाउट कि व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हाउ टू डील विद कन्वर्टेबल डेट, और इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। इस तरह से कोई मिलता जुलता सवाल बनेगा। ठीक है, सही है ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर। ठीक है, बिल्कुल जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो सबसे पहले डेट वाले लाइन में होते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस वालों का नंबर आता है, उसके बाद ऑर्डिनरी का नंबर आता है। ठीक है, ऐसा ही है ये ज्यादातर सिक्योर्ड फाइनेंसिंग होती है, इसमें सिक्योरिटी यस होती है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली सिक्योरिटी नहीं होती शेयर्स के अंदर, यहाँ पर भी सिक्योरिटी नहीं होती। यस सिक्योरिटी क्या होती है? हाउ अ फाइनेंसिंग इज सिक्योर्ड इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। चार्ज लगा देता है लेंडर, लेंडर इम्पोज चार्ज। चार्ज बिल्कुल किस पे लगता है? चार्ज लगता है एसेट्स के ऊपर। अगर एक बैंक आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है तो बैंक आपके किसी एसेट पे चार्ज लगा देगा। अब बिल्कुल चार्ज लगाने के लिए टेंजिबल एसेट्स होने चाहिए, इंटेंजिबल एसेट्स पे चार्ज नहीं लगता। चार्ज सही फिक्स एसेट्स पे भी लग सकता है और करंट एसेट्स पे भी लग सकता है। यस ज्यादा अच्छी चीज होती है फिक्स एसेट, फिक्स चार्ज। तो इसके अकॉर्डिंगली चार्ज की दो किस्में बनती हैं, एक फिक्स चार्ज होता है और एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। एक वो चार्ज होता है जिस एसेट पे लग गया तो बस उसी पे रहता है, वो चेंज नहीं होता। और एक फ्लोटिंग चार्ज होता है कि वो रोटेट होता रहता है। किसी एसेट पे आपने चार्ज लगाया, अब वो एसेट हम बेचना चाहते हैं तो हम लेंडर से कहेंगे भाई ये एसेट आप फ्री रिलीज कर दें, अब दूसरे एसेट पे चार्ज लगा दें, तो वो चार्ज फ्लोट होता रहता है। ये जो ओके चार्ज होता है ना, बेसिकली ये लेंडर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये मतलब किस तरह के एसेट के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज लगेगा? ज्यादातर जो फ्लोटिंग चार्ज होता है वो मूवेबल होता है। जैसे आपने इन्वेंट्री पे लगा दिया, अब इन्वेंट्री बेचनी है तो आपने कहा भाई हम ये इन्वेंट्री बेच रहे हैं, आप इस इन्वेंट्री का चार्ज किसी और एसेट पे ट्रांसफर कर दें। ओके फिक्स एसेट पे नॉर्मली मूवेबल चार्ज नहीं होता। यस ठीक है, सही तो तभी तो डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बनता है, क्योंकि आप इतना सिक्योर करके पैसा ले रहे हैं तो आप उसको कहेंगे भाई जब इतनी सिक्योरिटी तुम्हें दे दी, अब तुम क्यों इतना ज्यादा रिटर्न मांग रहे हो हमसे, किस ग्राउंड पे बिल्कुल मांग रहे हो। ठीक है, सही अच्छा एक और चीज होती है जो कि लेंडर डिमांड करता है और वो कहलाती है कोवेनेंट। अब एक मजे की बात बताऊं, ये हम्म, कोवेनेंट जो आप पढ़ेंगे ना, तो पढ़ने में बस वो टच करके सिलेबस में निकल जाता है कोवेनेंट क्या होता है, और एक सही है पास पेपर में उसने कोवेनेंट पे सवाल बनाया। ओ ठीक है, क्योंकि कोवेनेंट जो है ना, वो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है बाय लेंडर। लेंडर आपकी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि सही वो है अपनी पैसों को सिक्योर कर सके। ठीक है लाइक न्यू बोरोइंग्स ना, लाइक न्यू बोरिंग। वो उसने सवाल ये बनाया कि भाई वो जो ना वो कोवेनेंट ब्रीच हो गया। अब कोवेनेंट ब्रीच हो गया तो आप कैसे डेटर से निगोशिएट करेंगे। हम्म अच्छा, निगोशिएशन E2 का टॉपिक है, तो एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट, उसने कन्वर्टेबल डेट भी टच कर लिया और निगोशिएशन भी टच कर लिया एक ही टास्क के अंदर। ओ तो ऐसे टॉपिक जो आपस में F2 P2 E2 में कंपैटिबल होते हैं ना, तो वो हम्म कंपैटिबल टॉपिक में हम कहते हैं यार ये तो आप दिमाग में रख के जाएं, कंपैटिबल टॉपिक आ सकते हैं। ठीक है, जैसे P2 में ठीक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल NPV IRR, और F2 के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों कंपैटिबल है। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट की NPV निकालनी है तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ हाँ कैपिटल चाहिए होता है, यस बगैर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आप निकाल ही नहीं सकते। बिल्कुल तो इस तरह से चीजें आपस में बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड भी होती हैं बाज दफा। तो बताने का मकसद ये कि आप सिलेबस का कोई भी हिस्सा छोड़ के गए, फॉर एग्जाम्पल
और एग्जामिनर ने उस पर सवाल बना दिया तो आप आए बाएं शाई करके आएंगे, और इसका मतलब है आपको सवाल का मार्क्स ही देगा, वो आपने उल्टी सीधी हाँकनी है। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि अभी मेरा पिछली से पिछली शायद उससे पिछली अटेम्प्ट में एक एक्सपीरियंस हुआ था, एक टॉपिक था स्ट्रेस टेस्टिंग का, जो कि ज्यादातर जनरल टॉपिक नहीं है, लोगों की नॉलेज में नहीं होता। तो सही है। अब अगर कोई पढ़कर नहीं गया तो स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में क्या लिखेगा? वो समझेगा कि स्ट्रेस का मतलब एक बंदा स्ट्रेस में है, उसी को टेस्टिंग हो रही है, ऐसा ही है। हम्म। तो कुछ जो एग्जामिनेशन रूट से स्टूडेंट आ रहे होते हैं उन्हें आइडिया नहीं था, एग्जामिनर ने 3 पेपर के अंदर स्ट्रेस टेस्टिंग पूछा। ओ। अब वो क्या लिख कर है, बोले सर हमें तो समझ में आ रहा था स्ट्रेस टेस्टिंग। मैंने कहा भाई बुक में लिखा हुआ है स्ट्रेस टेस्टिंग, अगर आपने हम्म। सिलेबस पढ़ा हुआ होता तो आपको पता होता कि स्ट्रेस टेस्टिंग में ये होता है। आप 2-3 मार्क्स ही ले लेते, क्लोज ऑर्डर पे फेल हो गए हो तो 2-3 मार्क्स मिल जाते तो पास ही हो जाते यार। इसलिए वो टॉपिक्स जो अब तक नहीं आए, ठीक है, सिलेबस में से, या वो टॉपिक जो इक्का दुक्का मर्तबा पूछेगा उसको भी टच करके जरूर जाना है कि आप ब्लैंक ना हो। पूरा सिलेबस आपकी नॉलेज में होना चाहिए। सही है। और ये नोट्स पूरे मतलब तकरीबन रीड करें और बाकी को बुक्स वो कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल, जो जो सवाल आपको पास पेपर देख के लग रहा है कि यार ये तो बार बार पूछ रहा है, आपने देखा फिर बिजनेस मॉडल, फिर बिजनेस मॉडल, तो आप खुद ही समझे ना इंटेंशन बिल्कुल। एग्जामिनर की कि यार ये टॉपिक मुझे लग रहा है कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर केस पे आ जाता है। अब आप उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, अच्छी तरह से देखें, उसके 2-3-4 टास्क देखें, पीछे से जाकर देखें कि इस टॉपिक को कैसे कैसे चेंज करके पूछा जा रहा है। तो सही जब है। आप ये समझ जाएंगे ना तो एग्जाम में आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल ऐसी लगी फिमिलियर, बिल्कुल। और फिर आपका एक माइंड काम करता है उसके पीछे ना, आपकी राइटिंग लिखने की अच्छी एबिलिटी क्रिएट हो जाती है। सही है। ठीक है, तो अब ये जो कोवनेंट है ना ये लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, और ये रिस्ट्रिक्शन हम्म। लगा दी, मसलन रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जी आपकी जो गियरिंग रेशो है वो 50% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ये कोवनेंट लगा दिया। ओके। ठीक है, अब गियरिंग रेशो होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। हम ये समझते हैं कि हम बोरो करेंगे तो गियरिंग बढ़ेगी, ऐसा ही। बिल्कुल। और अगर आपकी इक्विटी गिर गई तो भी गियरिंग बढ़ जाएगी। तो आपका तो कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल। तो ये मसला आ गया, तो आप निगोशिएट कैसे करेंगे लेंडर से? आप बोलेंगे भाई मेरी वजह से कोई गिरा है, हाँ। सही है ना? अगर फॉर एग्जांपल हमारी इक्विटी जो बैलेंस शीट में है उसमें अगर रिटेन अर्निंग में डिक्लाइन आ जाता है तो इक्विटी गिर जाएगी। बिल्कुल। तो एज ए रिजल्ट बाज दफा क्या होता है, कोवेनेंट ब्रीच हो जाता है, और आप चाहते ना चाहते हुए भी ब्रीच हो जाता है। फिर आप लेंडर से बात करेंगे तो लेंडर न्यू कोवेनेंट लगा देगा। एक कॉन्सिक्वेंसेस तो ये होता है, या आपसे कोई पेनल्टी चार्ज करेगा। ये कोवेनेंट ब्रीच होने के कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ। हम्म। या फिर क्या करेगा, कहेगा भाई रीपे द लोन, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, हाँ, इमीडिएट रिपेमेंट मांगेगा। वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, कहाँ से लेकर आएंगे? तो कंपनी तो एक प्लानिंग के साथ चल रही होती ना, ऐसा तो नहीं बिल्कुल। होगा कि इसने मांग लिया तो आप दूसरे दिन बाजार में गए और लोन ले लिया आपने दोबारा। पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। सही। तो ये डेट इक्विटी और उसकी ऊपर ऊपर से पूरी कहानी हमने बात कर ली, ठीक है। तो डेप्ट सर इसके अंदर बाय बॉन्ड्स भी, कंपनी भी, इंडिविजुअल भी तो बॉन्ड जी, एज अ बॉन्ड इशू कर सकती है। डेट के अंदर आपका लोन आ सकता है, बॉन्ड्स आ सकते हैं, ठीक है, एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं सब आ सकते हैं इसमें, ओके। ठीक है। ओके। अच्छा, फिर अगर कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग रेस करना चाहती है ऑर्डिनरी शेयर्स, तो वो किस फॉर्म में होते हैं? राइट इशू। एक एग्जिस्टिंग कंपनी जब फर्दर शेयर इशू करने जाएगी तो बाय लॉ इट इज मैंडेटरी कि आप जो नए शेयर इशू करेंगे वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करेंगे। अब ये राइट शेयर्स का टॉपिक चल रहा है, ठीक है, और ये सही। मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? बाय लॉ रिक्वायर्ड है। इसलिए कि टू अवॉइड डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल।
ओके टू अवॉइड डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, ताकि वो एग्जिस्टिंग वाले ये शिकायत ना करेंगे यार देखिए हमारी परसेंटेज आपने किसी थर्ड पार्टी को ले आए आप बाहर से, तो हमारी जो वेटेज थी वो तो वैसे ही गिर गई। तो उनकी जो वोटिंग राइट्स है ना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके और उसका एक रेशो डिसाइड कर लिया जाता है, कंपनी डिसाइड कर लेती है कि भाई इस रेशो के अंदर हम देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1/4, जिसके पास 4 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड हैं उसको हम एक ऑफर देंगे। और सही है नॉर्मली जो प्राइस होती है ना वो डिस्काउंटेड प्राइस होती है नॉर्मली, ओके उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि लोग जल्द से जल्द खरीद लें और हमारे पास पैसा आ जाए। सही ये जब राइट शेयर्स हम इशू करते हैं ना, तो जो आपकी शेयर प्राइस होती है आफ्टर राइट क्या होती है, गिर जाती है। बिल्कुल इसकी कैलकुलेशन है IS-33 के अंदर, कि कंपनी ने राइट शेयर इशू किए, बताएं ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो फिर हम उसकी एक्स राइट प्राइस निकालते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्स राइट प्राइस एक्स राइट प्राइस निकालते हैं। और वो एक्स राइट प्राइस थ्योरेटिकली गिर जाती है, रियल वर्ल्ड में गिरेगी या नहीं गिरेगी वो एक अलग मसला है, लेकिन थ्योरेटिकली क्या होगा कि अगर एक कंपनी की शेयर प्राइस $5 की है, जैसे राइट अनाउंस होगा डॉलर शेयर प्राइस नीचे आ जाएगी, 5 से नीचे आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल अब राइट शेयर्स कंपनी जब इशू करती है ना, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट कंपनी के लिए क्या होता है कि राइट एग्जिस्टिंग को दिए जाते हैं, सही है, तो उसके लिए इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। सही अगर आप नए शेयर्स मार्केट में इशू करेंगे तो आपको बीच में अंडर राइटर डालना पड़ेगा, बीच में आपको एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी। तो राइट इशू की जो कॉस्ट होती है ना वो कंपैरेटिवली कम होती है एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल इशू। ठीक है, सही राइट इशू इन्वेस्टर के लिए इसलिए बेनिफिशियल होता है कि जो इन्वेस्टर होता है ना, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है, वो इस राइट को ले ना ले उसके अपने हाथ में। तो जब कंपनी राइट ऑफर करती है तो वो क्या करता है, वो या तो एक्सरसाइज कर लेता है राइट को, ये मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आगे F3 में आती है कि अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो उसकी वेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। और अगर वो चाहे तो अपना राइट किसी दूसरे शेयर होल्डर को सेल कर दे। अब अच्छा पहला they तरीका, can sell the पहला right also सेल कर दे, okay पहला तरीके में तो उसको राइट ऑफर अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे न्यू शेयर्स मिल जाएंगे, बिल्कुल वो न्यू शेयर्स लेके ओपन मार्केट में बेच दे। यस दूसरे केस में वो शेयर्स लेना ही नहीं चाहता, तो जो कंपनी ने उसे ऑफर दी ना वो ऑफर एक नॉमिनल प्राइस में किसी दूसरे शेयर होल्डर को भेज देगा, क्या तुम ओके ले लो। तो उसको तो फायदा ही फायदा है ना, दोनों केसेस में फायदा ही फायदा है। बिल्कुल तो राइट शेयर्स नॉर्मली अट्रैक्टिव होते हैं, सही है, और इन्वेस्टर यूजुअली उसे सब्सक्राइब नॉर्मली कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन बाज सही दफा ऐसा भी होता है कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मिलकर ये अलाउ कर दें कंपनी को कि हमारा ये जो राइट है ना कि हमें पहले ऑफर दी जाए, हम ये राइट ही वेव कर रहे हैं, तो फिर कंपनी क्या करती है, फिर ये कंपनी सारे शेयर उठाकर किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दे देती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, बैंक्स या प्राइवेट इक्विटी फंड्स हाँ, या फिर इंश्योरेंस कंपनी, ये बहुत ज्यादा इन होती है मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज। ठीक है, तो अगर शेयर्स उठाकर इंस्टीट्यूशंस को दे दिए जाए ना तो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, प्लेसिंग। ठीक है, ओके प्लेसिंग जो होती है ना वो कंपेयर टू दूसरे मेथड ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर्स के मुकाबले में जो है ना वो उसके फायदे भी हैं नुकसानात भी हैं। प्लेसिंग का एक फायदा ये है कि आपको अपने इन्वेस्टर का बिहेवियर पता होता है, क्योंकि वो एक कॉरपोरेशन होती है, वो एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसका बिहेवियर आपको पता होता है, उससे आप निगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ एक ड्रॉबैक ये होता है कि अगर 25 या 30% का एक ब्लॉक उसने ले लिया आपसे, ठीक है, तो वो तो फ्रीक्वेंटली ट्रेड करेगा नहीं स्टॉक मार्केट में, बिल्कुल तो स्टॉक मार्केट में जो बाइंग सेलिंग होती है ना वो स्लो हो जाती है।
सही है। सही है। अंडरराइटर कौन होता है? अंडरराइटर बैंक्स होती हैं जो आपके शेयर्स आपसे बाय करके या आपको गारंटी करती हैं कि दे विल सेल द एंटायर ऑफरिंग। हाँ, अंडरराइटर बेसिकली जो ना एक फंक्शन है अंडरराइटिंग का, कि जो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट बैंक्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स या मर्चेंट बैंक्स। और ये क्या करते हैं, कंपनी से ले लेते हैं और आगे जनरल पब्लिक को या अदर इंस्टीट्यूशन को बेच देते हैं। तो बेसिकली ये फैसिलिटेटर है, ठीक है। और अंडर राइटिंग का फायदा ये होता है, बाज़ा भाई ये गारंटी कर देते हैं कि अगर जनरल पब्लिक नहीं लेगी तो हम तो किसी ना किसी तरीके से उसको ठिकाने लगा देंगे, कंपनी की वरी खत्म हो जाती है। सही है। ठीक है, तो आप जब ये तो F2, ये हमेशा नहीं होता, दिस इज समटाइम्स। हाँ अगर आप F2 के वो नोट्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें अंडर राइटिंग और ब्रोकरेज हाउस का रोल भी लिखा हुआ होगा कि जी अंडर राइटर कैसे फैसिलिटेट करते हैं, ब्रोकरेज हाउस क्या करते हैं। क्योंकि ओके। जब कंपनी पहली मर्तबा लिस्ट होने जाती है तो फिर तो तरीका ही अलग होता है ना उसको, तो फिर हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यस। उसका तो तरीका ही अलग है ना, उसमें भी अंडर राइटर इस्तेमाल होते हैं। और जब कंपनी एक मर्तबा लिस्टेड हो जाती है तो फिर उसके बाद जो इशुएंस ऑफ शेयर्स होते हैं वो नॉर्मली राइट की फॉर्म में होते हैं। अब हमारी कंपनी क्या पहली मर्तबा लिस्ट होने जा रही है जिस केस में हमें, जिस केस में हम वो तो हैं लिस्टेड है। कोटेड है, यस। तो इसका मतलब है आईपीओ की रेलेवेंस क्या हो गई? नहीं रही। लेकिन अगर आपका नवंबर का केस आया और उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी अनलिस्टेड है, तो अब आप गेट रेडी कि वो आपके एग्जाम में इसको लिस्ट करवाएगा और लिस्ट करवा के फिर रेलेवेंट सवाल बनाएगा। बिल्कुल। सही है, लेकिन जर्नली वो पब्लिक लिस्टेड ही देता है नॉर्मली। सही है। सही है, यहाँ तक कोई सवाल जहन में आता है तो पूछे। नहीं, क्लियर है। क्लियर है। तो ये तो बात हो बिल्कुल। गई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर, ठीक है। तो जर्नली जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो क्या है? ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंस। और डेट फाइनेंसिंग। बिल्कुल। अब अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं किसी कंपनी के लिए, ऑल्दो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन बुक वगैरह में दिए हुए होते हैं कि स्टूडेंट को आइडिया होना चाहिए अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं। तो एक होता है लीजिंग। यस। क्या आप एसेट खरीदने, फाइनेंसिंग लेने के बजाय एसेट ही लीज पे ले लेना यार। हम्म। ठीक है, इसके अलावा एक तरीका हो सकता है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। इसके बारे में सुना है कभी? सुना तो है। ये वो एंटिटीज होती हैं जो रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करती हैं, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को देती हैं जिनके जो हाई रिस्क ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और हाई रिटर्न वाला पोटेंशियल रखती हैं, बिल्कुल। जैसे स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स को कोई पैसा नहीं दे रहा होता, स्टार्टअप्स जाते ही वेंचर कैपिटल के पास हैं, जैसे उबर। यस। उबर के पीछे फाइनेंसिंग इन्हीं की है सारी, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह से अगर हम और लेकर आना चाहें तो लंबी लिस्ट होती है फाइनेंसिंग की जो कि आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस नहीं है। हम तो मेनली ऑर्डिनरी, प्रेफरेंस और डेट के ऊपर जाएंगे ना। कभी पास पेपर में एग्जामिनर ने इन चीजों के बारे में पूछा, लीजिंग, वेंचर कैपिटल वगैरह, कुछ भी नहीं, नथिंग। ये हेडेक ही नहीं है एग्जामिनर। सही है। अब इसके साथ जो दूसरा टॉपिक बनता है ना वो बनता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक। टॉपिक सारा न्यूमेरिकल है, तो मैंने कहा न्यूमेरिकल तो आएंगे नहीं, तो बिल्कुल। एग्जामिनर अगर पूछने जाएगा तो इस न्यूमेरिकल को थ्योरेटिकली पूछेगा। ठीक है, तो ओके। आप न्यूमेरिकल की सारी अंडरस्टैंडिंग लेके जाएंगे तो थ्योरी लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ना, ये कंपनी की फाइनेंसिंग कॉस्ट होती है ओवरऑल। एक कंपनी जब फाइनेंस रेज करती है तो उस फाइनेंस रेज करने के अगेंस्ट जो कुछ उसको पे करना होता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बिल्कुल। तो इसे एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेट इक्विटी और सब कुछ मिला के उसका क्योंकि परसेंटेज है। फाइनेंसिंग के जो सोर्स होते हैं वो मिक्स होते हैं।
कुछ आपने इक्विटी रेस की हुई होती है, सपोज आपकी 50% फाइनेंसिंग इक्विटी से है, आपकी 20% फाइनेंसिंग प्रेफरेंस में है, और आपकी 30% फाइनेंसिंग डेट के अंदर है। तो ये तो मिक्स ऑफ फाइनेंसिंग हो गई ना। यस। तो अब आप इसका एवरेज निकालेंगे कि इसका एवरेज क्या होगा। मसलन इक्विटी वाले आपसे डिमांड कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हमने के से रिप्रेजेंट किया, वो कह रहे हैं हम तो 15% रिटर्न लेंगे। प्रेफरेंस वाले कह रहे हैं जी हम 12% रिटर्न चाहिए हमें, और डेट वाले कह रहे हैं जी हमें 8% रिटर्न चाहिए। अब ओके। आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? 15 + 12 + 8, ऐसा ही है, हाँ मतलब डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड बाय 3। 11.7%, सही है। यस। लेकिन ये सिंपल एवरेज है, हम निकालते हैं वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज नहीं यूज होता। और वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं, 15% को मल्टीप्लाई कर दिया उसके वेटेज से, 12% को मल्टीप्लाई कर दिया इसके वेटेज से, और 8% को मल्टीप्लाई कर दिया इसके वेटेज से। तो ये हो गया 7.5, ये हो गया 2.4, और ये हो गया 2.4। अब इसको एग्रीगेट कर लें, 7.5 + 4.8, 12.3, ये आ गया आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक ऐसी कंपनी जिसने फाइनेंसिंग का मिक्स बनाया हुआ है 50-20-30, और रेट ऑफ फाइनेंसिंग है 15-12-8, उसका एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना बन रहा है? 12.3। 12.3%। इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम यूज करते हैं एज अ डिस्काउंट रेट व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन में हम इसको एज अ डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करते हैं। सही है सर, लेकिन अगर किसी कंपनी का आईपीओ हुआ हो तो उसका तो इक्विटी का जो डिविडेंड वगैरह है या रिटर्न है, दैट वुड बी फर्स्ट टाइम। तो उसके केस में इक्विटी का रेट ऑफ रिटर्न कैसे लेंगे? अच्छा, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इक्विटी का रेट ऑफ रिटर्न पहली मर्तबा हो या बाद वाले हो, सबके लिए निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे पास इसके मॉडल्स हैं सिलेबस में। ठीक है, 2 मॉडल इस्तेमाल होते हैं हमारे सिलेबस में, सिर्फ एक ही मॉडल है जिसका नाम है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, लेकिन वो सारा कैलकुलेशन है, हम उससे निकालते ओके। हैं। सही। उसको हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे डिस्कशन में कि डीवीएम होता है। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो कैलकुलेशन है ना, अब ये इररेलेवेंट है हमारे लिए, तो आती नहीं है। यस। कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सही। डिस्कस कर लेंगे एक के डीवीएम का आर्ग्यूमेंट क्या है, ठीक है, वो कहता क्या है, ताकि थ्योरेटिकल वर्जन हमें उसका क्लियर होना चाहिए। सही है। बाकी अगर आपको दिलचस्पी है कि नहीं है मुझे वैक बेसिक तो मैं सीख लूँ वैक कैसे निकालते हैं, तो फिर आप या तो मेरा कोई लेक्चर सुन लें रिकॉर्डेड वैक कैलकुलेट करने का। सही, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखें, आपको 1 घंटे का 1.5 घंटे का एक लेक्चर मिलेगा, पूरा वैक की कहानी समझ में आ जाएगी आपको कैसे निकालते हैं। ओके, अच्छा यूट्यूब पे है अवेलेबल? अगर जरूरत हो तो, इफ यू फाइंड के यार, क्योंकि हम्म। बहुत सारे टॉपिक आपको F2P2 वगैरह के जो ना मिल जाएंगे वहां पर ना, आपको ओके। सर्च करने हो तो आप मेरा नाम लिखकर सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो आपके पास आ जाएंगे टॉपिक। IAS 33 हो गया, IAS 38 का लेक्चर्स आपको वहाँ मिल जाएगा, इसी तरह सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मिल जाएगा, बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ओके, परफेक्ट है। ठीक है, तो हम इसकी कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, वाई वी शुड वेस्ट टाइम जब उसकी हाँ कैलकुलेशन बिल्कुल। आनी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि कंपनी ने जब 12.3% वैक निकाला, तो ये वैक रिप्रेजेंट क्या करता है? ये वैक ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कंपनी के में जो भी रिस्क है ना, ये उस हम्म। रिस्क के अगेंस्ट रेट ऑफ रिटर्न है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि इन्वेस्टर रिस्क को देखकर रिटर्न मांगता है ना, बिल्कुल। तो कंपनी में जितना भी रिस्क है उसकी ये कंपनसेशन है, करेक्ट। तो शेयर कंपनी। होल्डर हाँ।
शेयर होल्डर 15% क्यों मांग रहा है, प्रेफरेंस वाले 12% क्यों मांग रहे हैं, डेट वाले 8% क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, डेट यस। सिक्योर्ड होता है, तो वो कहते हैं हम 8% पे भी खुश हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनरी वाला कभी खुश नहीं हुआ, कहेगा मुझे तो सारी टेंशन है, पता नहीं मुझे डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, कंपनी कोलैप्स हो गई, पता नहीं मुझे रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तो 15% लूंगा। सही है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, एक्चुअल नहीं होता। यस। एक्चुअल तो जब आएगा तो आएगा ना, बाद में बात करते हैं कि उसको एक्चुअल सही मिला या नहीं मिला। लेकिन कंपनी के ऊपर ये जिम्मेदारी तो बनती है ना कि एक्सपेक्टेड अगर 15% है मार्केट में, तो कंपनी एटलीस्ट इतना तो दे कि वो 15 के आसपास हो। हाँ। अगर कंपनी रिटर्न नहीं दे रही होगी अपने इन्वेस्टर को, और रिस्क के हिसाब से वो 15% होगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको पैसा नहीं मिलेगा इक्विटी के फॉर्म में, कौन पैसा डालेगा आपकी कंपनी में? बिल्कुल। तो इसलिए कंपनी की कोशिश ही होनी चाहिए कि एक्सपेक्टेड से ज्यादा ही दे रिटर्न किसी ना किसी फॉर्म में। सही है। सही है। तो अभी हमने कहा कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, वो कंपनी के रिस्क को रिप्रेजेंट करती है। यस। अब कुछ हर कंपनी सेम तो नहीं होती होंगी रिस्क के मामले में, बिल्कुल। कुछ कंपनी ज्यादा रिस्की होती हैं, कुछ कंपनी कम रिस्की होती हैं। इवन एक ही इंडस्ट्री में सारी कंपनी का रिस्क सेम नहीं होता। यप। तो रिस्क बेसिकली टू टाइप्स में क्लासिफाई होता है, एक होता है बिजनेस रिस्क, और दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क। अभी ये जो क्लासिफिकेशन हो रही है ना, ये वैक के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। सही है। P2 के सिलेबस में बिल्कुल लास्ट में हमारे पास रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का चैप्टर है, सही है। जिसके अंदर टाइप्स ऑफ रिस्क डिस्कस हुए हुए हैं जी। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क क्या होता है, एनवायरमेंटल रिस्क क्या होता है, ठीक है। और वो भी एक वन ऑफ द मोस्ट एग्जामिनेबल टॉपिक है। वो आपसे कोई भी 2-3 रिस्क पूछ लेगा। रेपुटेशनल रिस्क क्या होता है, आपके इसमें इस कंपनी का रेपुटेशनल रिस्क बता दें क्या होगा। जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल कंपनी रिस्क, है। हाँ ऑपरेशनल रिस्क क्या होगा, अभी जब आप केस को एनालाइज करेंगे ना, तो आप उसके रिस्क को भी स्टडी करेंगे कि इस तरह के बिजनेस में ऑपरेशनल रिस्क क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल रिस्क क्या हो सकता है। किसी भी केस को चाहे अब नया आएगा उसमें भी करेंगे, ताकि आप ओके। गेट रेडी रहें कि अगर आपसे कोई रिस्क पूछता है तो आप ब्लैंक ना हो, आपको पता हो गया यार मुझे पता है इस कंपनी का नेचर ऑफ ऑपरेशन ऐसा है कि इससे इन्वायरमेंटल रिस्क होता है। ओके। अब फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं जो कि ऑयल एक्सट्रैक्ट करती हैं, तो क्या वो इन्वायरमेंटल रिस्क उनका साधा नहीं है? बिल्कुल है। इसी तरह वो कंपनीज जो पेपर मैन्युफैक्चर करती हैं, पेपर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उनका इन्वायरमेंटल रिस्क है। यस। इसी तरीके से ऐसी कंपनी जिसके ऑपरेशन से इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, उसका इन्वायरमेंटल रिस्क बहुत ज्यादा है। गाड़ी बनाने वाली कंपनीज हैं जो पेट्रोल और डीजल गाड़ियां बना रही हैं, उनका इन्वायरमेंटल रिस्क बहुत ज्यादा है। तो हर बिजनेस का अलग अलग होगा ना। यस। इसी तरीके से कुछ बिजनेस की रेपुटेशनल रिस्क बहुत हाई होते हैं कंपेयर टू अदर्स। यस। तो वो सारे रिस्क भी असेस करने पड़ेंगे हमें कि कितने होते हैं। लेकिन इस वक्त हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। सही है। तो फाइनेंशियल रिस्क जो होता है ना, वो अराइज होता है ड्यू टू डेट फाइनेंसिंग। जिस कंपनी में डेट फाइनेंसिंग जितनी ज्यादा होगी, वो कंपनी उतनी ज्यादा रिस्की होगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। और इस फाइनेंशियल रिस्क को हम मेजर कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ गियरिंग रेशियो। ओके। ये फाइनेंशियल रिस्क मेजर करने का तरीका है। वजन सही है। एक कंपनी की गियरिंग रेशियो आ रही है 60%, दूसरी की आ रही है 80%, तो आप कहेंगे जो 80% वाला है ना, इसका फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा है। व्हाई बिल्कुल। इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क? क्योंकि जितना ज्यादा डेट होगा उतना इंटरेस्ट ज्यादा होगा, और इंटरेस्ट का ज्यादा होना रिस्क क्रिएट करता है, लेंडर के लिए भी और शेयर होल्डर के लिए भी। यस। लेंडर के लिए कम होता है इम्पैक्ट, शेयर होल्डर के लिए बहुत ज्यादा होता है,
क्योंकि शेयर होल्डर को ये पता है कि अगर एक कंपनी में डेट बहुत ज्यादा है तो कंपनी डेट का इंटरेस्ट देने के बाद प्रॉफिट बचेगा तो मुझे मिलेगा ना। बिल्कुल। तो ये चीज उसको टेंशन दे रही होती है, और फिर वो कहता है भाई मैं इस कंपनी में हायर रिटर्न पर काम करूंगा, लो रिटर्न पे काम नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल रिस्क का एक ही सोर्स है, क्या? डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी ऐसी है उसमें डेट है ही नहीं, तो आप कहेंगे नो फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क। इसका मतलब है कंपनी के रिस्क का जो कंपोनेंट है वो एक ही बचा। बिजनेस रिस्क। इसका मतलब है फाइनेंशियल रिस्क जीरो हो सकता है, सही है, यस। लेकिन बिजनेस रिस्क जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल। क्योंकि इसका ताल्लुक तो आपकी नेचर ऑफ बिजनेस से है ना, इसका ताल्लुक यस। आपकी इंडस्ट्री से है, इसका ताल्लुक इकोनॉमी से भी है, तो ये कैसे कम हो सकता है, जीरो हो सकता है। लेकिन नहीं हो बिजनेस रिस्क इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करता है, कंपनी टू कंपनी क्या करता है, वेरी वैरी कर करता है। रहा होता है, ठीक है।